मैं गंगोत्री मिश्रा एक शिक्षिका हूँ और अपनी कुछ कविताएं लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है माँ। दौड़ते दिनों के साथ चल नहीं पाती है माँ, दौड़ते दिनों के साथ चल नहीं पाती है माँ, थक कर लौट आती है पीछे और पीछे, थक कर लौट आती है पीछे और पीछे। गुजरे कल की पगडंडी पर बैठ देखती है, गुजरे कल की पगडंडी पर बैठ देखती है, आंगन में खेल रही बेटियां विदा हो रही हैं सपनों के साथ। गुजरे कल की पगडंडी पर बैठ देखती है, आंगन में खेल रही बेटियां विदा हो रही हैं सपनों के साथ। कटी पतंग के लिए दौड़ता छोटा आज है शिखर पर, कटी पतंग के लिए दौड़ता छोटा आज है शिखर पर, जिस तक पहुँचते नहीं हाथ माँ के, जिस तक पहुँचते नहीं हाथ माँ के। आंगन बुहारती सूखे पत्ते जलाती सोचती है माँ, आंगन बुहारती सूखे पत्ते जलाती सोचती है माँ, कोलाहल से भरता घर शांत है कितना आज। आंगन बुहारती सूखे पत्ते जलाती सोचती है माँ, कोलाहल से भरता घर शांत है कितना आज। बेटे हो गए पाहुन, बेटे हो गए पाहुन, बेटियां बन गई माएँ, बेटे हो गए पाहुन, बेटियां बन गई माएँ, और माँ बन गई एक नन्ही बेटी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है लड़कियां। मुड़ मुड़ कर देखती हैं पीछे और याद कर लेती हैं पहला प्यार, मुड़ मुड़ कर देखती हैं पीछे और याद कर लेती हैं पहला प्यार। ब्याह के बाद भी लड़कियां भूलती नहीं अपना शहर, ब्याह के बाद भी लड़कियां भूलती नहीं अपना शहर। घर का कोना, हनुमान जी की तस्वीर और डायरी में रखे सूखे मुरझाए फूल। किसी की छाया साथ लिए तिल तिल जीती हैं दूसरे के साथ, किसी की छाया साथ लिए तिल तिल जीती हैं दूसरे के साथ। फुर्सत के पलों में उड़ते रुई के फाहों से यादों को पकड़, फुर्सत के पलों में उड़ते रुई के फाहों से यादों को पकड़ बिठा लेती हैं अपने साथ, ताज़े कर लेती हैं बीते क्षण। उड़ते रुई के फाहों से यादों को पकड़ बिठा लेती हैं अपने साथ, ताज़े कर लेती हैं बीते क्षण। लड़कियां यादों में सहेज रखती हैं गुजरे दिन और खो गई चीज़ें, लड़कियां यादों में सहेज रखती हैं गुजरे दिन और खो गई चीज़ें। सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख पाती हैं माँ की नम आँखें, सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख पाती हैं माँ की नम आँखें। व्हील चेयर पर बैठे जीवन से ऊब चुके पिता की व्यथा सुन, व्हील चेयर पर बैठे जीवन से ऊब चुके पिता की व्यथा सुन शिकायत करती हैं सूरज से। ब्याह के बाद टुकड़ों में बंटी, ब्याह के बाद टुकड़ों में बंटी, फिर कभी जुड़ नहीं पाती हैं लड़कियां। ब्याह के बाद टुकड़ों में बंटी, फिर कभी जुड़ नहीं पाती हैं लड़कियां। मेरी अंतिम कविता है हम पलाश हैं। इसका शीर्षक है हम पलाश हैं। ये समय नहीं है सजने संवरने का सखियों, ये समय नहीं है सजने संवरने का, अब भूल जाओ सावन में झूले झूलना। ये समय नहीं है सखियों सजने संवरने का, अब भूल जाओ सावन में झूले झूलना। हाथों की मेहंदी में प्रियतम का नाम लिखकर सपने सजाना, हाथों की मेहंदी में प्रियतम का नाम लिखकर सपने सजाना। जंगल में उगे पेड़ों की तरह हैं हमारे सपने, जंगल में उगे पेड़ों की तरह हैं हमारे सपने। कोई खाद पानी नहीं देगा, कोई खाद पानी नहीं देगा, किसी की शुभकामना नहीं होगी हमारे साथ। कोई खाद पानी नहीं देगा, किसी की शुभकामना नहीं होगी हमारे साथ। कोई नहीं करेगा व्रत हमारे दीर्घ जीवन के लिए, कोई नहीं करेगा व्रत हमारे दीर्घ जीवन के लिए। झाड़ झंखाड़ के बीच ही पनपना है हमें, कोई नहीं करेगा व्रत हमारे दीर्घ जीवन के लिए। झाड़ झंखाड़ के बीच ही पनपना है हमें, पलाश की तरह वैशाख में भी दमकना है, पलाश की तरह वैशाख में भी दमकना है। सखियों और बरगद को बताना है,
सखियों, और बरगद को बताना है कि अब उसकी छाया तले अंगुल भर की होकर जीना हमें स्वीकार नहीं। बरगद को बताना है कि अब उसकी छाया तले अंगुल भर की होकर जीना हमें स्वीकार नहीं, हम पलाश हैं। धन्यवाद। उन्नीस 1974 में लिखी गई कहानी चिथड़ा। बात धरती की नहीं और ना ही धरती को बांटने वाली सीमा रेखाओं की है। बात आदमी की है, और या फिर आदमियत की। बीते समय को जहाँ तक वह याद कर सकती है, उसे अपने सामने फुटपाथ, कचरे के ढेर और फटे पुराने चिथड़े ही दिखाई देते हैं। और जानने वाले बताते हैं कि उसकी याद शक्ति की पहुँच के पूर्व भी ये सभी उसके साथी थे। जब वह मात्र कुछ महीनों की थी, तब उसके बाप का खून देश के बंटवारे में सीमा रेखा बनाने के काम आया था, और उसकी माँ सीमा के उस पार वालों के हिस्से आई थी। जब कभी भी वह अपनी अनदेखी माँ के बारे में सोचती है, मर्दों के बनाए हुए धर्म उसे बड़े अजीब लगते हैं। धर्म के नाम पर ये धरती, पानी, रस्में, त्योहार, भाषाएं सब कुछ बांट लेते हैं। दूसरे धर्म की हर चीज़ इनके लिए वर्जित है। लेकिन औरत, घर में बर्तन मांजने वाली महरी की पिछली 3 पीढ़ियों का इतिहास जानने वाले पूरी रात चकले में बिताने के बाद ये भी नहीं जानते कि उस औरत का नाम सलमा था या सुजाता। और जब कभी भी वह अपनी अनदेखी माँ के बारे में सोचती है, तब एक अजीब सी हंसी उसके चेहरे पर, होठों पर, गले में आ जाती है, और लोग कहते हैं, साली पगली। बात चकले की नहीं और ना ही किसी धर्म स्थल की है। लोगों से उसे कोई शिकायत नहीं। वह जानती है कि 25-26 वर्ष की फटे पुराने मैले कपड़ों वाली खामोश औरत यदि दिन भर घरों के दरवाज़ों अथवा सड़क पर पड़े कचरे के ढेरों में से खाद्य सामग्री एकत्रित करती फिरे और रात रेलवे स्टेशन, फुटपाथ अथवा किसी दुकान के चबूतरे पर बिताए, तो लोगों के पास उसके लिए पगली से अच्छा कोई नाम नहीं। बात फुटपाथ की नहीं, बात भूख की भी नहीं, और ना ही दूध, मक्खन, मांस, अनाज, अंडों या कचरे के ढेरों की है। रात को जब वह फुटपाथ पर लेटी तो देखा कि कपड़ा जिसे वह पिछले कई महीनों से साड़ी के नाम पर शरीर पर लपेटे हुए थी, पूरी तरह फट चुका है। लाख चाहने पर भी वह उससे छाती और कमर दोनों को ढक पाने में असमर्थ ही रही। वैसे उसे मालूम है कि जब कभी नींद में उसकी छाती पर से कपड़ा हट जाता है, तब सामने मकान में रहते युवक की आंखें रात भर दरवाजे की दरार से चिपकी रहती हैं, और उससे थोड़ी ही दूरी पर सोए हुए कमरू को बार बार पानी पीने या पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। तब उसे बड़ी दया आती है, न जाने खुद पर या उस युवक और कमरू पर। बात हवस की नहीं और ना ही नंगे जिस्मों की है। हाँ, तो रात को जब उसने देखा कि साड़ी पूरी तरह फट चुकी है, तो सोचा कि सुबह उठते ही सबसे पहले कचरे के किसी ढेर से कोई फटा पुराना कपड़ा खोजूंगी। चाहती तो रात को ही कपड़ा खोजने जा सकती थी, पर गई नहीं, क्योंकि रात को सुनसान गलियों में घूमना उसे बड़ा अजीब लगता है। कहती है, एक तो कुत्ते भौंकते हैं और दूसरा, बाप रे बाप, कुत्तों और आदमियों से मुझे बड़ा डर लगता है। सुबह नींद खुली तो देखा कि दिन काफ़ी निकल आया है। चिथड़े की खोज में निकली तो पता चला कि आज नगर में कहीं कोई कचरे का ढेर नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए कल ही नगर को पूरी तरह साफ कर दिया गया था। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे बच्चे और मोटरों में बैठे लोग सड़कों का श्रृंगार बने हुए थे। कचरे के ढेरों की ओर से मायूस होकर उसने सोचा कि किसी घर के दरवाजे पर जाकर कोई फटा पुराना कपड़ा मांगे, पर फिर ये सोचकर रह गई कि आज त्योहार की गहमा गहमी में कौन औरत उसे कुछ देना पसंद करेगी, और दुकानों पर बैठे मर्दों को नंगापन दिखाकर कपड़ा मांगना तो महज बेवकूफ़ी है। वे सिर्फ कपड़े उतारना जानते हैं, पहनाना नहीं। साले सब दुर्योधन हैं, कोई कृष्ण नहीं। कृष्ण वह भी तो
गोपियों के कपड़े और वह बरबस ही खिलखिला उठी। सड़क पर जाते हुए बच्चों ने उसे और बड़ों ने उसके अंगों को देखा। आवाज़ आई, साली पगली। बात कृष्ण की नहीं और ना ही द्रौपदी या गोपियों की है। बड़े चौक में बहुत भीड़ थी। बगले से सफ़ेद कपड़ों वाला एक आदमी भीड़ को कुछ बता रहा था। उसने नहीं सुना कि वह क्या कह रहा था, क्योंकि उस समय उसका ध्यान पास में रखी मेज पर पड़े 3 रंग के कपड़े पर था। न जाने उसे क्या सूझी, चील की तरह झपट कर उसने वह रंगीन कपड़ा उठाया और तेजी से एक और भाग निकली। पकड़ो, दौड़ो, मारो का एक शोर उसके पीछे भाग रहा था। इसके पहले कि वे उसे पकड़ें, उसने कमर पर लिपटा हुआ चिथड़ा उतारा और वह सुंदर कपड़ा कमर पर लपेट लिया। भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। ये अपमान है, बगले सा सफ़ेद आदमी चीखा। छीन लो इससे। लेकिन कैसे छीने? एक और आवाज़ आई, आखिर वह एक औरत है। लेकिन हम फहराएंगे क्या? उजला आदमी फिर दहाड़ा। पूरी भीड़ एक प्रश्न चिन्ह बन गई, जैसे हर कोई पूछ रहा हो, आखिर हम फहराएंगे क्या? छाती पर लिपटे पुराने कपड़े में से उसने एक चिथड़ा फाड़ा और उनकी ओर फेंक दिया। बात देश की नहीं और ना ही नेताओं की है, बात आदमी की है और या फिर आदमियत की। धन्यवाद। नमस्कार, प्रलेस भिलाई से मैं मेनका वर्मा आज अपनी 2 लघु कथाओं के साथ प्रस्तुत हूँ। पहली लघु कथा है खुला स्वर्ग द्वार। रात फिर बुढ़ऊ की बेटे और बहू के साथ बहस हो गई। बेटे ने सारी हदें पार कर अपने ही 7 पुस्तों को पानी पिला दिया। बेटे बहू का दिया नाप तौल का खाना खा खाकर बात बात की रोक टोक और नज़रबंद रह रहकर अब दोनों का जी उकता गया था। भले ही अपने ज़माने में उन दोनों ने भी नाते रिश्तेदारों से कोई खास मतलब या सरोकार नहीं रखा था। अपने पहनने ओढ़ने, अपने खाने पीने के अलावा किसी और का सुख दुख कभी नहीं निभाया था। इसलिए भी अब वे इस उम्र में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। सुबह जल्दी उठकर बुढ़ऊ खेत चला गया और देर तक जब वापस नहीं लौटा तो बुढ़िया ने, जो अब खुद भी घिसकर 1.5 गोड़ की हो गई है, पहाटिया के बेटे को देखने भेजा। पहाटिया के बेटे के देखने के बाद तो बुढ़वा गांव भर में देखनी हो गया। आनन फानन में उसके मास्टर बेटे को बुलवाया गया, जो 10 किलोमीटर दूर गांव में पढ़ाता था। उसने आने के बाद अपने विश्वसनीय लोगों के साथ मंत्रणा की। गाड़ी की व्यवस्था करके पिता को अस्पताल ले जाने की औपचारिकता तो की गई, पर आधे रास्ते से लौटा भी लाया गया। वापस आने पर यह खबर फैला दी गई कि अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। उन्हें किसी जहरीले सांप ने काट लिया था जब वो सुबह खेत में दवाई छिड़काव के लिए गए थे। जबकि सच तो यह था कि बुढ़ऊ ने बेटे की जहरीली बातों से कीटनाशक को ज़्यादा मीठा पाया और मौत को गले लगा लिया था। अब गांव भर और रिश्तेदारों में ये जस बगर गया कि पितरपाख में स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। मरने वाले को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल गया। अब जो भी हुआ हो, इस नरक से बुढ़ऊ खुद तो छूट गया, पर 1.5 गोड़ की अपनी बेचारी बुढ़िया को किसके भरोसे पे छोड़ गया। मेरी दूसरी लघु कथा है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। नेहा प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी की बेटी थी, पर पिता की तरह ही सादा जीवन उच्च विचार वाले संस्कारों की जन्म घुट्टी पीकर बड़ी हुई थी। पिता के बचपन के मित्र ने नेहा के स्वभाव से प्रभावित होकर ही अपने इकलौते बेटे के लिए नेहा का हाथ मांगा था, ये बताकर कि माँ बेटे पर पश्चिमी हवा का प्रकोप है और मैं उनके मुकाबले अकेला पड़ जाता हूँ। मित्र के सामने काफ़ी बातें खुलकर कही, इसलिए कि नेहा को बाद में कोई पछतावा न हो। और नेहा से कविंद्र उर्फ केविन की मुलाकात भी कुछ इस तरह योजना बनाकर करवाई गई कि केविन को कभी भी ये न लगे कि नेहा को पिता ने उसके लिए चुना है। खतरे का पहले ही अंदेशा था। नेहा कम बोलने ज़्यादा सुनने वाली लड़की थी, इसलिए नेहा को शादी के बाद सामंजस्य बिठाने में कोई बहुत मुश्किल नहीं हुई।
सास के द्वारा बात बात में अपने पति के लिए मिडिल क्लास मेंटेलिटी को लेकर दिए जाने वाले तानों में अब नेहा भी हिस्सेदार हो जाती थी। दोनों के मुस्कुरा देने से बात वहीं ख़त्म भी हो जाया करती थी, पर आज इसी बात ने नया ही रुख अख्तियार कर लिया। केविन के बर्थडे पार्टी के बाद नेहा के दिए गिफ्ट, नेहा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर सुनते ही अपने दोस्तों और अपनी ही दुनिया में खोए केविन ने हाई सोसाइटी वाला रिस्पॉन्स दे दिया और नेहा को ये बात बहुत बुरी लगी। केविन की प्रतिक्रिया के बाद उसे ये बात किसी और से कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर उसकी रोज़ सुबह की उल्टियों से घर में कई सालों से काम कर रही कुक काकी को ये पता चल गई। उन्होंने खुशी के मारे लड्डू बनाकर मैडम की किटी की फ्रेंड्स के सामने एक एक्स्ट्रा डिश परोस दी, बिना किसी से कुछ कहे। होटल से आए मेन्यू के बीच लड्डू को देखकर मैडम का पारा गर्म हो गया। काकी को सबके बीच से ही चिल्लाकर पूछा, ये क्या है? डरी हुई काकी ने कहा, मैडम जी, हमारी मन्नत रही। बहू की गोद हरी होने पर हम ठाकुर जी में प्रसाद चढ़ाकर सबको खिलाएंगे, बस यही लिए। काकी का बेटा बड़े साहब की गाड़ी चलाता है और काकी 4 महीने पहले ही गांव से उसकी शादी कराकर उसकी दुल्हन साथ लेकर आई है। मैडम ने गुस्से में चिल्लाया, तुम छोटे लोगों को कुछ और सोचता भी है बच्चे के सिवा? कल शादी हुई और आज बच्चा? उल्टियों से बदहवास नेहा ने सास के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और केविन के बर्ताव से पहले ही व्यथित नेहा ने कुछ फैसला कर लिया। वो काकी के हाथ एक चिट्ठी छोड़ गई बड़े साहब को देने के लिए। सॉरी पापा, मैं अपनी मिडिल क्लास मेंटेलिटी साथ लिए जा रही हूँ। माँ बनना मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, पर देखती हूँ कि यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को अपने संस्कार के साथ वहाँ जन्म दूंगी जहाँ उसका स्वागत किया जाए, आने के पहले ही उसके गिराए जाने का इंतज़ाम नहीं। बड़े साहब के जवाब तलब करने और सच्चाई पता चलने पर मैडम ने माथा पीट लिया। हाई सोसाइटी की कलई के नीचे मिडिल क्लास अतीत वाली एक औरत छुपी हुई थी, जिसने पोते के जन्म की कामना लिए नवरात्रि में घृत ज्योति कलश जलवा रखे थे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। आज जुगलबंदी के इस कार्यक्रम में मैं अपनी कुछ कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। पहली कविता है चले चलो। चले चलो 50 मील चलो, 100 मील चलो, 200 मील चलो, 500 मील चलो, अंतहीन चलो, चले चलो, चले चलो। चले चलो, चले चलो, 50 मील चलो, 100 मील चलो, 200 मील चलो, 500 मील चलो, अंतहीन चलो, चले चलो, चले चलो। चले चलो, भूखे पेट चलो, पानी पी कर चलो, बिन पानी प्यासे चलो, धूल पीकर चलो, चले चलो, चले चलो। थक जाओ तो चलो, तपती सड़कों पर भरी दोपहरी दुखते छालों के साथ चलो। नींद में उनींदे चलो, सिर चकराए तो चलो। गिर जाओ तो उठकर चलो, खांसी बुखार में चलो, चले चलो, चले चलो। भारी बोझे उठाकर चलो, रोते बच्चों के साथ चलो। गुजर जाए कोई अपना बीच राह तो छोड़कर बस रोते चलो, चले चलो, चले चलो। चले चलो कि अभी प्रधान जी ने चलवाया है। चले चलो कि अभी प्रधान जी ने चलवाया है। चले चलो कि इन नगरों में नहीं है तुम्हारे लिए कोई जगह। चले चलो कि इन नगरों में नहीं है तुम्हारे लिए कोई जगह। चले चलो कि ये जमी तुम्हारी नहीं है, ये आसमां भी तुम्हारा नहीं है। चले चलो कि ये जमी तुम्हारी नहीं है, ये आसमां भी तुम्हारा नहीं है। नहीं है यहाँ तुम्हारे सपने न कोई अपने। नहीं है यहाँ न तुम्हारे सपने न कोई अपने। यहाँ तो उदास होकर बस रोते चलो, चले चलो, चले चलो। चले चलो कि अब भी हैं तुम्हारे दोनों पाँव, दोनों हाथ भी तुम्हारे हैं। चले चलो कि अब भी तुम्हारे हैं दोनों पाँव, दोनों हाथ भी तुम्हारे हैं। खोदना है इन्हीं हाथों से कुआं,
और पाना है मीठा पानी, खोदना है इन्हीं हाथों से कुआं और पाना है मीठा पानी, उगानी है हरी सब्जियां और अनाज, फिर उठाकर इन्हीं हाथों से मांगने हैं इसी दुनिया में अब तक न मिले अपने सारे सवालों के जवाब। फिर उठाकर इन्हीं दोनों हाथों से मांगने हैं इसी दुनिया में अपने अब तक न मिले सारे सवालों के जवाब। अभी फ़िलहाल बस चले चलो कि मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी फ़िलहाल बस चले चलो कि मंजिल अभी बहुत दूर है, मेरे अपनों मेरे लोगों चले चलो कि बस अभी चले चलो। अगली कविता है चीख। इस लोकतंत्र में लोक की सुनवाई तो पहले भी कम ही रही, इस लोकतंत्र में लोक की सुनवाई तो पहले भी कम ही रही, कि लोक कभी तंत्र पर नहीं बल्कि तंत्र ही सवार रहा लोक के कंधों पर, कि लोक कभी तंत्र पर नहीं बल्कि तंत्र ही सवार रहा लोक के कंधों पर। अब उन्होंने संविधान का स हटाकर ह जोड़कर कहा है, अब उन्होंने संविधान का स हटाकर ह जोड़कर कहा है कि हम ही विधान हैं क्योंकि हम प्रधान हैं, कि हम ही विधान हैं क्योंकि हम प्रधान हैं, और अब यही संविधान है, और अब यही संविधान है, तो इस लोकतंत्र और संविधान पर आखिर क्या कहा जाए। फिर जो देश के हालात हैं उस पर तो गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल जैसों से तो माफ़ी भी नहीं मांगी जा सकती। फिर जो देश के हालात हैं उस पर तो गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल जैसों से तो माफ़ी भी नहीं मांगी जा सकती कि हम उनके सौंपे देश की आत्मा भी नहीं बचा पा रहे हैं, कि हम उनके सौंपे देश की आत्मा भी नहीं बचा पा रहे। इस अंधेरे समय में जब झूठों, कुतर्कों और अन्याय की पराकाष्ठा हो, जब झूठों, कुतर्कों और अन्याय की पराकाष्ठा हो और हर सार्थकता पर निरर्थकता का चाकू घोंपा जाए, और हर सार्थकता पर निरर्थकता का चाकू घोंपा जाए, तो असहमतों के सड़कों पर खड़े होने के सिवा और क्या बचता है, तो असहमतों के सड़कों पर खड़े होने के सिवा आखिर और क्या बचता है। यह कोई कविता नहीं दोस्तों, यह कोई कविता नहीं, दरअसल यह एक छोटे नागरिक कवि की प्रतिरोध भरी अनसुनी चीख है। दरअसल यह एक छोटे नागरिक कवि की प्रतिरोध भरी अनसुनी चीख है, जो उभरी है उबलते लहू की बिखरी बूंदों से, जो उभरी है उबलते लहू की बिखरी बूंदों से, और फैल गई है स्याह समय के कागज पर, और फैल गई है स्याह समय के कागज पर। अगली कविता है निर्दयता। निर्दयी शासक लगाते हैं अक्सर एक निर्दयी ठहाका, निर्दयी शासक लगाते हैं अक्सर एक निर्दयी ठहाका, छुपाकर अपने सारे झूठ और निर्दयता, छुपाकर अपने सारे झूठ और निर्दयता, रस्ते प्रतिपल निर्दयी घात प्रतिपल, रस्ते प्रतिपल निर्दयी घात प्रतिघात। निर्दयी शासक लगाते हैं अक्सर एक निर्दयी ठहाका, छुपाते अपने सारे झूठ और निर्दयता, रस्ते प्रतिपल निर्दयी घात प्रतिघात। खुश होते हुए कि आज तक बचे रहे साबुत, खुश होते हुए कि आज तक बचे रहे वे साबुत, अपनी निर्दयता भरे अतीत से, अपनी सारी धूर्तताओं, झूठ, कुटिलताओं के बावजूद, अपनी निर्दयता भरे अतीत से, अपनी सारी धूर्तताओं, झूठ, कुटिलताओं के बावजूद, कि कितने होशियार हैं हम, कि कितने होशियार हैं हम, और कितनी भोली है सारी जनता, मानकर लगाया उन्होंने, कि कितने होशियार हैं हम
और कितनी भोली है सारी जनता, मान कर लगाया उन्होंने आज फिर अपना ज़बरदस्त एक निर्दयी ठहाका। कि कितनी भोली मासूम है सारी जनता, मान कर लगाया उन्होंने आज फिर अपना ज़बरदस्त निर्दयी ठहाका। अगली कविता है तुम एक तानाशाह। तुम झूठों के सरदार, तुम फेंको तुम लफाज। तुम झूठों के सरदार, तुम फेंको तुम लफाज। तुम एक तानाशाह, तुम सिर्फ सच से डरते हो। तुम एक तानाशाह, तुम सिर्फ सच से डरते हो। तुम मुझे मारोगे मैं सच बोलूँगा। तुम मुझे मारोगे मैं सच बोलूँगा। तुम मुझे जितना मारोगे मैं उतना सच बोलूँगा। तुम मुझे जितना मारोगे मैं उतना सच बोलूँगा। तुम मुझे मार डालोगे मेरा सच अमर हो जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे मेरा सच अमर हो जाएगा। एक दिन मैं नहीं रहूँगा, एक दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरा सच तुम्हें मार डालेगा। एक दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरा सच तुम्हें मार डालेगा। तुम एक तानाशाह, तुम सिर्फ सच से डरते हो। तुम एक तानाशाह, तुम सिर्फ सच से डरते हो। एक दिन सिर्फ सच तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। एक दिन सिर्फ सच तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। नमस्कार।